नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद। धारा 300 के अपवाद। धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है और धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए। मतलब वो आपराधिक परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें यदि उन परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है तो वो हत्या के लिए दायी नहीं होगा, बल्कि आपराधिक मानव वध के लिए दायी होगा। धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है। कोई भी अपराधी या कोई भी अभियुक्त व्यक्ति यदि हत्या कारित करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानव वध का अपराध करता है तो उसे धारा 304 में परिभाषित किया जाएगा। धारा 304 में आपराधिक मानव वध के लिए दंड है वो आजीवन कारावास से या किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सके। मतलब कि या तो वो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के अपराध से दंडित 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो धारा 300 हत्या। धारा 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं। उन 5 आपराधिक परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति या कोई अपराधी किसी की मृत्यु कारित करता है तो वो हत्या के लिए दायी ना होकर, मतलब 302 के में उसको दंडित न करके 304 में आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जाएगा। पहला अपवाद है अपराधी अपराध करते वक्त गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाए। मतलब कोई भी अपराधी जो अपराध कारित करता है और वो गंभीर और अचानक प्रकोपन की स्थिति के कारण, गंभीर और अचानक प्रकोपन में अपने आत्म संयम खो दे और कोई ऐसा कृत्य करे जिससे कि उसको जिसने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था उसकी मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु है वो भूल या दुर्घटनावश कारित करे। मतलब ये है कि कोई भी मृत्यु जो धारा 300 की परिस्थितियों में, जो धारा 300 में 4 परिस्थितियां दी गई है, उन परिस्थितियों के अंदर वो मृत्यु कारित करता है। मृत्यु कारित करने के आशय से या उस ज्ञान से कि मृत्यु कारित होगी ही, और प्रकृति के मामूली अनुक्रम में कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती ही है, ये सब कुछ जानते हुए वो मृत्यु कारित करता है, फिर भी वो हत्या के लिए दायी नहीं होगा, धारा 302 में दंडित नहीं किया जाएगा। उसका फर्स्ट अपवाद ये कह रहा है, उसका कारण है कि यदि अपराधी जब वो उस अपराध का कृत्य कारित कर रहा होता है उस समय वो गंभीर और अचानक प्रकोपन की स्थिति में होने के कारण अपने आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है और उस कृत्य को कारित करता है। उस व्यक्ति की जिसने कि उसे गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु है, यदि वो कारित कर देता है तो फिर उसमें भूल या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे तो वो आपराधिक मानव वध के लिए दायी होगा, हत्या के लिए दायी नहीं होगा। इसमें भी 3 परंतु किए गए हैं। पहला परंतु ये कह रहा है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन ईप्सित ना हो। ईप्सित ना हो, प्रति हेतु के रूप में ना लिया हो। मतलब गंभीर और अचानक प्रकोपन यदि कोई व्यक्ति हत्या कारित करने के लिए ही गंभीर और अचानक प्रकोपन ले लेता है, या इसी इच्छा से पहले से ईप्सित है कि ये काम करना इसलिए मैं जो अब इसमें आ जाऊं, गंभीर ऐसी कोई रचना, कोई षड्यंत्र रच ले और उसके फलस्वरूप वो ईप्सित होकर के यदि ऐसा कृत्य करता है तो फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है यह कि वो प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जो
अचानक और गंभीर प्रकोपन का लाभ लेना चाहता है वो ये उस समय लाभ नहीं ले सकता कि सामने वाला जिसकी इसने हत्या की है वो विधि पूर्वक कार्य कर रहा था या लोक सेवक होते हुए विधि के आदेश में विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, और उसकी यदि वो हत्या कर देता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो सामने वाला जो था वो विधिपूर्ण कार्य करते हुए एक लोक सेवक की हैसियत में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। तीसरा है कि वो प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति यदि अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था और उससे यदि वो अभियुक्त व्यक्ति प्रकोपित हो जाता है, गंभीर प्रकोपन में आवेशित हो जाता है और यदि वो कृत्य करता है तो फिर उसको लाभ नहीं मिलेगा। इनका एक स्पष्टीकरण दे रखा है धारा 300 के फर्स्ट अपवाद का। स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि कौन से गंभीर और किस परिस्थिति को आप गंभीर और अचानक प्रकोपन मानोगे। क्या क्राइटेरिया है कि किसी कृत्य को गंभीर और अचानक प्रकोपन या आवेश में माना जाए, तो उसका है कि प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं, ये अपराध को हत्या की कोटि में आने से बचा दे, ये उस पर्टिकुलर तथ्य का प्रश्न है। उस परिस्थिति में, उस घटना में तथ्य का प्रश्न है। कोई गंभीर और अचानक, कौन सा प्रकोपन गंभीर और अचानक माना जाएगा, कौन सा प्रकोपन ऐसा होगा कि जिसमें उसमें आवेश में आकर के यदि कोई हत्या कर दी है, मृत्यु कारित कर दी है, तो भी वो हत्या के लिए दायी नहीं होगा। ये कौन सी है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर तथ्य का प्रश्न है और उस पर्टिकुलर परिस्थिति के आधार पर ही तय किया जाएगा कि उसका प्रकोपन था, वो गंभीर और अचानक प्रकोपन था या नहीं। इसका दृष्टांत है, फर्स्ट दृष्टांत ये कह रहा है कि यह द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण क को यह प्रकोपन देता है और यह क को यह प्रकोपन देता है और क उस प्रकोपन के प्रकोपन सही दिया जा रहा है। यह द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिससे कि क को गंभीर और अचानक प्रकोपन आ जाता है और वो गंभीर और अचानक प्रकोपन आने के फलस्वरूप यह को तो मारने में असक्षम होता है या किसी भी कारणवश वो मार नहीं पाता है, यह के गोद में लिए हुए शिशु को, माँ को मार देता है। तो क्या उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा और वो हत्या के लिए दायी होगा, क्योंकि उसने गंभीर और अचानक प्रकोपन में माँ की हत्या की है, जबकि गंभीर और अचानक प्रकोपन यह ने दिया था, जो माँ की माँ या बाप जो भी था उसकी गोदी में था, तो माँ ने यह ने दिया था। यह ने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया और उसने माँ जो शिशु था जिसने कुछ भी नहीं किया था उसकी हत्या कर दी। गंभीर और अचानक प्रकोपन सही था और वो बचाव में जो परिस्थिति थी उसके मुताबिक वो ठीक था, लेकिन फिर भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि माँ की कोई गलती नहीं थी और वो उसको, अब माँ है जो शिशु है जिसकी कोई मृत्यु उस समय, अब ये है कि उसको यदि लाभ कब मिलता, जब उसने माँ की मृत्यु है भूल या दुर्घटना से कारित कर दी हो। यदि भूल या दुर्घटना से कारित नहीं हुई है तो फिर उसको छूट नहीं मिलेगी, बचाव नहीं मिलेगा और वह हत्या के लिए ही दायी माना जाएगा। देखो, क को माँ गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से माँ पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय यह को समीपी किंतु दृष्टि से बारबद्ध करने का है। मतलब क्या है, क को सेम कंडीशन है, क को यह प्रकोपन देता है और यह को जो प्रकोपन दे रहा है वो प्रकोपन पर्टिकुलर सही है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो गंभीर और अचानक प्रकोपन, आम आदमी सामान्यतः एक साधारण व्यक्ति भी गंभीर और अचानक प्रकोपन में आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है यह क के खिलाफ। क प्रकोपन में आने के फलस्वरूप पिस्तौल निकालता है और यह को मार डालने की आशय से उस पर गोली चलाता है। ख जो यह के पीछे खड़ा होता है, जो ग को दिख नहीं रहा होता है, कोई झाड़ी है या कोई ऐसी वस्तु के पीछे खड़ा है और वो यह को मारने के आशय से गोली चलाता है। यह गोली चलते ही यह झुक जाता है, गोली आगे जाकर के ख को लग जाती है, ख मर जाता है। क्या होगा, क को गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ मिलेगा। क इस अपवाद के तहत अपना बचाव करेगा और क को हत्या के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि आपराधिक मानवबद्ध के लिए दायी ठहराया जाएगा। क्योंकि क यहाँ जो ख की मृत्यु कारित करता है, ये भूल या दुर्घटना से कारित हुई है। उसका आशय ख को मारने का नहीं था, उसका आशय यह को मारने का था और यह ने उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था, लेकिन उसने यह को मारने के आशय से यह पर गोली चलाई और वो भूल या दुर्घटना से
ख को लग गई तो उसके लिए क है वो केवल आपराधिक मानववध के लिए लायबल होगा। तीसरा दृष्टांत है, यह द्वारा जो एक सिपाही है क विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है, उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वो यह का बद्ध कर देता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। मतलब एक न्यायालय के वारंट लेकर के पुलिस का कांस्टेबल आता है और किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है। वो अपराधी जो ही उसको गिरफ्तार करेंगे श्योर है कि उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन आएगा। गंभीर और अचानक प्रकोपन में वो उस सिपाही की हत्या कारित कर देता है। उसको लाभ मिलेगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा, वो हत्या के लिए दायी होगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस का कांस्टेबल जो कार्य कर रहा था वो विधि पूर्वक था, एक लोक सेवक विधि के आदेशों के तहत कार्य विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, इसीलिए इसको प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा। ये जो दूसरे इसका अपवाद फर्स्ट का जो दृष्टांत दूसरा है, अपवाद का अपवाद मानो वो है जिसकी वजह से उसको लाभ नहीं मिलेगा। चौथा दृष्टांत इसका है, यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है, यह कहता है कि वो क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है, वो क ने शपथ भंग किया है, क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है, वो यह का बद्ध कर देता है, यह हत्या है। मतलब है कि यह नाम के मजिस्ट्रेट है, यह नाम का कोर्ट है, एक मजिस्ट्रेट है और क को उस मजिस्ट्रेट के सामने साक्ष्य के लिए पेश किया जाता है। उसको वहाँ गवाही देनी होती है, अपना बयान देने होते हैं। क वहाँ बयान देता है, बयान देने के दौरान मजिस्ट्रेट उसको बोलता है कि क विश्वासी आदमी नहीं है, आप बिल्कुल ही विश्वासी नहीं हो और आपकी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, आपने शपथ भंग किया है या आपने झूठ बोला है, ऐसे न्यायालय उसको कहता है। जो ही मजिस्ट्रेट ये कहता है, मजिस्ट्रेट के शब्द सुनकर के अचानक प्रकोपन आवेश में आ जाता है और आवेश में आकर के उस मजिस्ट्रेट की मृत्यु कारित कर देता है। क्या गंभीर और अचानक प्रकोपन आया वो वैध था? क्या उसको बचाव मिलेगा? उसको बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो कार्य कर रहे थे वो लोक सेवक थे और एक विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे और उन्होंने अपनी शक्ति का कार्य किया और विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और उसके अगेंस्ट उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो लायबल है, भले ही उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन आया हो और वो हत्या के लिए दायी होगा। नेक्स्ट है कि यह की नाक, मतलब ये है कि यह को मारने के लिए यह की नाक खींचने का प्रयत्न करता है क, तो यह को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वो अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करेगा और वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में जो ही यह की नाक को पकड़ने की कोशिश करता है, यह को अचानक आवेश आता है, प्रकोपन आता है और वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करता है। जो भी क यदि य की नाक पकड़ना चाहता है या उसको मारने की कोशिश करता है तो क को आवेश आएगा, प्रकोपन आएगा और क के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी है। लेकिन यदि वो उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में वध कर देता है तो वो हत्या है, क्योंकि प्रकोपन, देखो यह की नाक खींचने का प्रयत्न क करता है, यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। या ये कह रहा है कि यह की नाक खींचने का प्रयत्न क करता है, यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में क को पकड़ लेता है, पकड़ेगा क्योंकि वो उसकी नाक पर, इसको भी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार है। परिणाम स्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है, वो यह का बद्ध कर देता है, यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार में प्रयोग की गई हो। क यह की नाक पकड़ने का प्रयत्न क्या करता है, तो यह को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है और उसमें वो क को पकड़ता है तो क आवेश में प्रकोपन में आ जाता है, यह की हत्या कर देता है तो लायबल होगा, क्योंकि यह ने जो कार्य किया था, उसको पकड़ा था, वो कार्य क्या था, यह को अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में विधि द्वारा दिया हुआ कृत्य था और उसके फलस्वरूप उसने उसका विरोध किया, अवरोध स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी, तो वो गलत है, हत्या के लिए दायी होगा। ख पर यह, मतलब ए पर बी प्रहार करता है, ए पर बी प्रहार करता है और सी पास में खड़ा होता है। बी को प्रतिरोध करने का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जब ए बी पर वार करेगा, ए बी को मारने की कोशिश करेगा तो बी को ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि वो उसका अवरोध करे, उसका प्रतिशोध करे।
उससे मुकाबला करे। उस दरमियान सी पास में खड़ा होता है और सी जो कि ए से दुश्मनी रखता है, वो ये चाहता है कि ए को मार दिया जाए तो अच्छा, और वो बी को छुरी पकड़ा देता है। बी उसके छुरी घोंप देता है, ए मर जाता है। यहाँ बी तो केवल आपराधिक मानवबद्ध के लिए दायी है, जबकि सी हत्या के लिए दायी है। ए और बी दोनों झगड़ रहे होते हैं, या ए बी को मारने की कोशिश करता है, बी उसके सामने प्रतिशोध करता है, विरोध करता है, उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है। उस समय वो गुस्से में आकर के बी गुस्से में आकर के उससे मुकाबला करता है, आवेश में आ जाता है। सी जो पास में खड़ा होता है, सी की ए से दुश्मनी होती है, वो ए को मारना चाहता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो बी के हाथ में छुरी पकड़ा देता है। बी छुरी से वार करता है और ए मारा जाता है। या बी ने, जिसने छुरी से ए को मारा, बी तो केवल आपराधिक मानवबद्ध के लिए दायी है, जबकि ए सी हत्या के लिए दायी है, क्योंकि उसका आशय ए को मारना था और वो जो कृत्य कर रहा था उससे ए की मृत्यु हुई होगी, उसे ज्ञान था। धन्यवाद।